नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवसर की समानता और परिणाम की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ आउटकम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये, जो कि इक्वलिटी का है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। आप पहले इस इमेज को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहली कंडीशन ये है जिसके अंदर तीनों एक इक्वल टेबल दिया गया है इन तीनों इंसान को। और इस कंडीशन में क्या आपको लगता है कि इक्वलिटी है? जी नहीं, बिल्कुल भी इक्वलिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी इंसानों को इक्वल रिसोर्सेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में इक्वलिटी नहीं आएगी। कंडीशन कब होगी इक्वलिटी की? ये दूसरी वाली कंडीशन देखिए आप, ये कंडीशन इक्वलिटी की। रिसोर्सेस उसको मैक्स, जिसके पास मिनिमम है उसको मैक्सिमम दो। आप जरा इस इंसान को देखिए, यहाँ पे इसको दिख भी नहीं पा रहा था ये, तो इसको लग रहा था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है ना। ये काफ़ी मतलब डिप्रेस अपने आप को फील कर रहा था। लेकिन जब हमने इक्वलिटी की कंडीशन यहाँ पे बताई, इस कंडीशन को हम कहेंगे इक्वलिटी। तो आपको इस इमेज से आपको ये चीज़ समझ में तो आ गया आखिर इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। इस कंडीशन को हमने इक्वलिटी इसलिए कहा क्योंकि जिसके पास मिनिमम था उसको मैक्सिमम दिया गया, ताकि वो सही तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनका बेनिफिट उठा सके। इसको भी दिया गया बट इसको नहीं दिया गया, जबकि इस कंडीशन में इसको दिया गया था। इसको इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये कैपेबल है। अगर इसको दे दिया जाएगा तो और दूसरे लोग छूट जाएंगे। आई होप आपको इक्वलिटी का मतलब इस इमेज से समझ में आ गया होगा। हम पहले इसकी मीनिंग की बात करते हैं। देखो, समानता शब्द जो है, जो ये वर्ड है, इसका ओरिजिन हुआ है फ्रेंच और लैटिन के वर्ड से मिलाकर, जिसका नाम है एक्विलिस, एक्यूस और एक्विलिटिस। ये जो तीन वर्ड्स है, इन्हीं तीनों वर्ड से बना है इक्वलिटीज। क्लियर है यहाँ पे? और इक्वलिटी का मतलब ही होता है एक समान, यानी कि समानता। अब समानता का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो समानता का मतलब आप क्या कहोगे कि यानी कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करो। तो क्या ये समानता है? नहीं मेरे दोस्त, ये बिल्कुल गलत है। अब सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करने की बात अगर आती है, मान लो कि आप सभी एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम के अंदर आप जैसे मर्जी लिख कर आओ, कोई अच्छा लिख कर आएगा या कोई बुरा लिख कर आएगा, कोई ऊट पटांग लिख कर आए, कोई गाने भर के आ जाए। क्योंकि भाई समानता है तो सभी को 100 में से 100 नंबर दे दिया जाए, क्योंकि इक्वलिटी है ना। तो आप खुद से सोचिए, क्या ये कंडीशन ठीक है? जी बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से पांचों उंगली बराबर नहीं होती, इसी तरीके से इक्वलिटी को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि नहीं सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। समानता का मतलब सिर्फ इतना है कि सभी लोगों को अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो क्षमता है, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करके अपने आप को डेवलप करने का मौका दिया जाए। डैट मीन्स कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट है, डैट मीन्स जो स्टेट है, वो सभी को बिना किसी रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, बर्थ प्लेस, बिना किसी जाति धर्म के, काले गोरे या किसी भी इस तरह की एथनिसिटी या रेसिज्म है ना, बिना किसी भेदभाव के उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, ताकि वो अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके वो बेनिफिट इसका उठा सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। अब जिसके पास योग्यता होगी वो जरूर बढ़ जाएगा। तो और हमको ये भी पता है कि सभी इंसान के पास योग्यता अलग अलग है कि किसी को ईश्वर ने, किसी को नेचर नहीं, किसी को गोरा बनाया तो किसी को काला बनाया, किसी को ज़्यादा बुद्धिमान बनाया, किसी को मंद बुद्धि बनाया, तो कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई शक्तिशाली है तो कोई काफ़ी कमज़ोर बनाया। तो ये चीज़ नेचर ने ही डिस्क्रिमिनेशन किया है हमारे साथ। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भाई नहीं, सबके साथ इक्वलिटी का ट्रीटमेंट होना चाहिए, सभी को हम इक्वलिटी दे दें। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि नेचर ने ही हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है। और ये डिस्क्रिमिनेशन जो नेचर ने किया है हमारे साथ, हम जस्ट सभी लोगों के अंदर कैपेसिटी भी अलग अलग दी गई है। इसलिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, ताकि सभी लोग अपनी उन कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सके जो ईश्वर ने, जो नेचर ने उनको दिया है, और वो आगे बढ़ सके। जिस तरीके से उंगली की है ना, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, वही सेम तरीका है, सभी लोगों के अंदर प्रतिभा, उनकी क्षमता बराबर नहीं होती है। हम पहले समझते हैं थिंकर और कुछ जो हमारे कम्युनिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं, इनके अकॉर्डिंग इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, उदारवादी के अनुसार इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। ये मानते हैं कि समानता वैधानिक होती है, यानी कि इक्वलिटी को लीगल तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यहीं पर जॉन लोक जो है, उसका कहना है कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को समान और स्वतंत्र पैदा किया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता। यानी कि सभी लोग इक्वलिटी के साथ धरती पे आए हैं। इक्वलिटी का मतलब
कि आप पे ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने हमें बेशक ऊंचा नीचा काला गोरा ये सब बनाया है, वो अलग बात है, लेकिन हम बिल्कुल समान हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि मान लो कि मैं इस जगह पे पैदा हुआ हूँ और एक बंदा इस जगह पे पैदा हुआ है, इन दोनों में से इसके साथ ये कह के डिस्क्रिमिनेशन किया जाए कि भाई तू इस जगह पैदा हुआ है, तू इस जगह पैदा नहीं हुआ, इसलिए हम तेरे साथ असमान यानी कि डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो ये चीज़ गलत होगा, किसी के बर्थ प्लेस पे हम नहीं कर सकते ये, या हम रिलीजन्स को लेकर या लैंग्वेज को लेकर, है ना। अमेरिकी स्वतंत्रता की जो घोषणा हुई थी 1776 के अंदर, बिल ऑफ राइट्स इंडिपेंडेंस वाली, तो सभी लोगों को जन्म से ही समान माना गया था और ईश्वर ने ही सभी को समानता का अधिकार दिया है। ये चीज़ अमेरिका के अंदर जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 1776 में, तब माना गया। इसके बाद 1789 के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी डिक्लेरेशन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द ईयर 1789 के अंदर, इस टाइम भी मर्यादा और अधिकारों में भी सभी लोगों को जन्म और स्वतंत्र से बिल्कुल कह सकते हो आपकी इक्वेलिटी, लिबर्टी और फर्टर्निटी का राइट्स दिया गया कि भाई ये तो नेचर ने दिया है। इसके बाद आती है मार्क्सवादी एवं समाजवादी, जिसमें कार्ल मार्क्स आता है। इनका ये मानना है कि तात्विक समानता होनी चाहिए। तात्विक समानता मतलब कि सभी लोगों को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, सभी लोगों को राइट्स मिलना चाहिए, अमीर गरीब का कोई फासला नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स मिलना चाहिए और सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेस। ये कहना है मार्क्सवादी विचारधाराओं को जो मानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो समानता की जो सबसे ज़्यादा वकालत करी है, वो करी है किसने? रूसो नामक एक पॉलिटिकल थिंकर है, इसने करी है। यहाँ पे डी रफाल का क्या कहना है? इनका ये कहना है कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो, वो अपने आप ही इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा लेंगे। दैट मीन्स अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं तो हम इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं। इसके बाद लोस्की है। लोस्की कहता है अगर हम किसी को विशेषाधिकार, किसी को प्रिविलेज नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में इक्वलिटी है। जो मेरे पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वही दूसरे पे भी इम्प्लीमेंट किया जाए। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ स्पेशल, दूसरे को वो चीज़ नहीं दिया जा रहा। सेम चीज़ जो मुझे दी जा रही है वही उसको भी दी जाए, है ना, एक इंसानियत के नाते। और अगर जो समान है उसके साथ समान व्यवहार करो और जो असमान है उसके साथ असमान भी व्यवहार करो। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो जिसके हाथ पैर आँख मुंह कान सब कुछ ठीक है, तो उन सभी को एक जैसे रिसोर्सेज दो, क्योंकि वो इक्वलिटी है, वो खुद इक्वल है। और जो ऐसा मान लो कोई व्हील चेयर पे बैठता है, जिसके हाथ पैर में कुछ दिक्कत है, कोई कोई लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, कोई फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, तो ऐसे लोगों को अलग ही, असमान लोगों को अलग तरीके से विशेष सुविधा पर दिया जाए, ताकि वो इन समान लोगों के मुकाबले अच्छे से जीवन यापन कर सके। अगर दोनों को इक्वल दे देंगे तो ये तो भाई आगे निकल जाएंगे और ये तो अपनी बीमारी का इलाज कराते हुए रह जाएंगे। इसलिए ये कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रायन टर्नर, इसकी एक बुक है इक्वलिटी। इसने भी सेम यही बात कही है कि सभी को अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है तो वास्तव में ये एक समानता की कंडीशन होगी। अब हम बात करते हैं समानता की विशेषता क्या है, फीचर्स ऑफ इक्वलिटी। सबसे पहले इसकी फीचर्स ये है कि समान अधिकारों का प्रावधान, प्रोविजंस ऑफ इक्वल राइट्स। सभी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स में चाहे राइट टू स्पीच हो, राइट टू रिलीजन हो, राइट टू एजुकेशन हो, है ना, ये सभी को इक्वलिटी के साथ मिलना चाहिए। विशेष जो अधिकार होते हैं ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। मैंने आपको बता दिया ना यही कि मान लो कोई अमीर है तो सभी कानून उसके अकॉर्डिंग बने, गरीबों के कानून माने ही ना, या जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए कानून हो ही ना, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ होगा। एक कानून की नज़र में सभी बराबर हो, मतलब ये हुआ कि कानून के नज़रों में सभी इक्वल है, सभी बराबर है। थर्ड पॉइंट क्या है? समान अवसर का प्रावधान, यानी कि प्रोविजंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया है। जैसे कि यूपीएससी की हम बात करते हैं, जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, जो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, आप भी आईएएस बन सकते हो। अब वो बात अलग है कि चाहे आप किस भारत के किसी भी स्टेट से हो, आपका कोई भी रिलीजन हो, आपका कोई सा भी मीडियम हो, बट आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो बिना किसी भेदभाव के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें, हमारे संविधान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, बस हमें अपनी क्षमताओं का, हमें अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके इस यूपीएससी को एग्ज़ाम को निकालना है। तभी इसमें लाखों बच्चे इसमें दोस्त एग्ज़ाम देते हैं, बट निकलते क्या है, मुश्किल से कभी 700, कभी 800, कभी 1000 सीट्स होती है। यही होता है यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट क्या है? बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये एक इंसान होने के नाते स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सभी नागरिकों की वो बेसिक नीड्स को पूरा करे, तभी एक वास्तव में इक्वलिटी होगी। फिफ्थ पॉइंट क्या है? वर्ग वांट या श्रेणी की अनुपस्थिति। इसका मतलब क्या है कि जो क्लास डिवीजन नहीं होता, जैसे कि अमीर गरीब में बहुत ज़्यादा फासला हो
और अमीर गरीबों का इतना शोषण करे, एक्सप्लॉइटेशन करे कि बेचारे गरीब इंसानियत के नाते बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार हो। इसलिए अब्सेंस ऑफ क्लास डिवीजन, क्लास का डिवीजन नहीं होना चाहिए। अमीर और गरीब का फासला इस तरीके से नहीं हो जिसमें शोषण बढ़ता चला जाए। एंड 6 पॉइंट क्या है? रचनात्मक भेदभाव की अनुमति, यानी कंस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड। इसका मतलब क्या हुआ? अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि समाज में जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जो काफ़ी बैकवर्ड है, उन लोगों को हेल्प किया जाए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे स्टेट के द्वारा, जिसको हम आज रिजर्वेशन या अमेरिका के अंदर अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास समानता का विकास यानी डेवलपमेंट कैसे हुआ है। देखो, आज से नहीं, समानता का जो विचार है ये ग्रीक यूनानी दर्शन के अंदर जो यूनानी फिलोसफर रहे जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, इनके द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया है। लेकिन इन्होंने समानता का इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसे कि अरस्तु ने महिलाओं को एक सिटीजनशिप नहीं दिया अपने स्टेट में, एंड स्लेव्स को नहीं दिया, विदेशियों को कुछ राइट्स नहीं दिए। तो महिलाओं को जो इस तरीके से नहीं दिया अरस्तु ने, तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे सही तरीके पूरी तरीके से समानता थी। हाँ, लेकिन अरस्तु ने ये जरूर कहा कि असमानता विद्रोह का कारण बनती, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा असमानता होगी, इनइक्वालिटीज होगी, उस जगह पे जल्दी ही कोई बड़ा रिवियल यानी बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। ठीक है? एंड प्लेटो ने भी जिस तरह से राइट टू एजुकेशन दिए एंड प्लेटो ने भी जिस तरीके से राइट ऑफ एजुकेशन की बात कही है, उसमें इक्वलिटी की बात इसने बताई है। एंड सेकंड पोजीशन बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट्स के अंदर, जो परिकल है, सोफिस्टिक्स है, एंड एंटीफोन है और स्टोइक है, इन सभी के द्वारा समानता की बात की गई है। जिस तरीके से यूनानी दर्शन के अंदर हमें देखने को मिलता है, इसी से इसका डेवलपमेंट हुआ है समानता का। ये तो हो गया यूनानी यानी कि एंशिएंट टाइम के अंदर। अब बात करते हैं मिडिएवल टाइम यानी कि मध्यकाल में। देखो, मध्यकाल में हुआ क्या? किसानों से जो सामंतवाद है यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये खेती करवाया करते थे। तो इस टाइम में एक नई प्रथा निकल कर आई, एक नया कस्टम निकल कर आया जिसका नाम था फ्यूडलिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर सबसे ऊपर राजा होगा, किंग होगा, इसके नीचे जो होंगे जो अलग अलग, मतलब कह सकते हो कि लैंडलॉर्ड जो होते हैं, जमींदार वगैरह जो होते हैं, वो होंगे। और इसी पोजीशन में जो चर्च के फादर हुआ करते थे वो आया करते थे। तो राजा, चर्च के फादर और लैंडलॉर्ड्स, ये मतलब कि एक प्रिविलेज, एक विशेषाधिकार वाली एक मस्त जिंदगी जी रहे थे। बेचारे जो आम लोग हैं जो खेती करते थे, जिसमें पीजेंट्स वगैरह आते हैं, वो खेती करते थे और हैवी टैक्स पे करते थे। जिस वजह से ये जो कंडीशन थी सामंतवाद वाली, इसके अंदर इनइक्वालिटी बहुत थी। और जो प्रिविलेज था सामंतवाद फेडरलिज्म के नाम पे, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो यहीं पे समानता की डिमांड हुई बहुत तेजी से। और 9वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में समानता की मांग पुरजोर तरीके से हुई। लेकिन जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं, जब बात आती है पुनर्जागरण काल की, रिनेंस की, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर से 1688 में गौरवशाली क्रांति हुई। और इस क्रांति का मतलब ये था कि जो राजा है अब वो पार्लियामेंट के अंडर आ जाएगा। क्योंकि दोस्त, अभी तक क्या था कि राजा के पास बिल्कुल निरंकुश अधिकार थे, एब्सोल्युटली उसके पास राइट्स थे, जो मन आए वो कर सकता था, वो पार्लियामेंट उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती थी। लेकिन 1688 के बाद, गौरवपूर्ण क्रांति के बाद हुआ ये कि ये बिना खून खराबे की ये क्रांति हुई, जहाँ पे अब राजा पार्लियामेंट के अंदर जो भी डिसीजन लेना है लेगा, अब मन मर्जी से नहीं ले सकता वो। लेकिन 1776 के अंदर जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो फंडामेंटल राइट्स की डिक्लेरेशन की गई, यानी कि घोषणा की गई। और 1789 के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, तो हम यहाँ पे देखते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी और फर्टर्निटी का जो बहुत तेज़ी से नारा दिया गया और पूरी दुनिया में गूंज उठा। और इससे काफ़ी देश जो गुलाम कंट्री थे वो इंस्पायर हुए। तो इस तरीके से समानता की डिमांड जब जब उठती है, जब अन्याय बढ़ता है और लोगों पर अत्याचार होता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 1750 से लेकर 1850 के बीच में, तो जो अब इंसान हाथों से काम किया करते थे वो वही सेम काम मशीनों से होने लग गया। अब वो इंसान बेरोजगार हो गए। तो इसमें क्या हुआ कि अमीर तो अमीर होते चले गए और दोस्त गरीब गरीब होते चले गए। यहीं पे एक नई थ्योरी आती है जिसका नाम है मार्क्सवाद। अब ये क्या कहता है कि समाज के अंदर जो गरीब और अमीर का जो फासला बढ़ा है, इसने शोषण को बढ़ा दिया है। इसलिए इन अमीरों को, इन कैपिटलिस्ट, इन पूंजीपतियों की जो रिसोर्सेज, इनको छीन लेना चाहिए और इसको इक्वल तरीके से मजदूर और किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ताकि असमानता जो है वो ख़त्म हो जाए और इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी आ जाए। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद हम बात करते हैं समानता के प्रकार कितने हैं। देखो, यहाँ पे जो मेन जो टाइप्स हैं वो है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक ने बेशक हमें कुछ रेशियल या अब काले गोरे हम कहते नहीं है कि एंड बुद्धिमान, कोई कम बुद्धिमान है, इस तरीके से बेशक उसने हमें
सभी को अलग अलग बनाया है, सभी की कैपेसिटी अलग दिया है, लेकिन नेचर ने हम सभी को ये जरूर कहा है कि हम सब इक्वल हैं, हम सभी को इक्वलिटी के साथ सभी के साथ ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट का सामाजिक समानता। समाज में किसी भी जाति धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा। नागरिक समानता यानी सिविल इक्वालिटी, जो भी जिस कंट्री का सिटीजन होता है उसको सिविल राइट्स मिलते हैं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट या वोटिंग कर सकते हो, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, आप इलेक्शन लड़ भी सकते हो। एंड इसके बाद क्या है, आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब होता है कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन एडॉप्ट कर सकते हो, आप जो मन चाहे आप काम कर सकते हो। ठीक है। बस आपके उस काम से देश की इंटीग्रिटी को, देश की जो अखंडता है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कानूनी समानता यानी कि लीगल इक्वालिटी, कानून के नज़रों में सभी के सब जितने भी इंसान हैं सब इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी कानून के नज़रों में इक्वल है, सभी बराबर है। इक्वालिटी बिफोर दी लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानूनी समानता यानी लीगल इक्वालिटी, फॉर्मल फ्यूड यानी फॉर्मल जो समानता है, दोस्त यहाँ पे फ्यूड मत, आप यहाँ पे समानता लिखना। ठीक है, यानी कि इक्वालिटी। क्लियर है। तो औपचारिक जो समानता है, फॉर्मल जो इक्वालिटी है, ये दोनों ही सेम है, बोथ आर सेम। ठीक। एंड एट्थ जो पॉइंट है वो है अवसरों की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सभी को अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी के साथ मिलनी चाहिए, जिसके पास जो क्षमता है वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकता है। किसी को किसी भी धर्म, जाति, लैंग्वेज के आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके बाद मेन पॉइंट्स हमारे स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लोक समतावादी। लोक समतावादी ये जो वर्ड है, ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया? एलिजाबेथ एडिसन के द्वारा दिया गया है। क्यों दिया इन्होंने? देखो हुआ क्या कि रोनाल्ड डार्किन, रिचर्ड एरिसन, जी.ए. कोहेन, फिलिप बी परजिसारे, इन विचारकों के जो स्थिति या जिन्होंने समतावाद या इक्वालिटी का समर्थन किया, उन सभी को एलिजाबेथ एडिसन ने क्या कहा? लोक समतावादी कहा। यानी कि क्या कहा इन्होंने? लोक एग्लिटेरियन कहा। तो यहीं से वर्ड निकल कर आया। ठीक है, एलिजाबेथ एडिसन के द्वारा कहा गया था ये। अब ये जो पॉइंट है हमारा, सबसे पहला जो समानता का पॉइंट है वो है संसाधनों की समानता। मेन पॉइंट्स हमारी, इसको आपको सही से समझना है। इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज जो थ्योरी है ये दी गई है रोनाल्ड डॉर्किन के द्वारा, इसके अपने बुक के अंदर। और इसके बुक का नाम क्या था? सोवरन वर्च्यू, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इक्वालिटी। इसको सोवरन वर्च्यू के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर डॉर्किन ने क्या कहा है? इसने समानता का विचार दिया है कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, सभी को इक्वलिटी देना चाहिए, हमें सभी को समानता मिलनी चाहिए। और इसने ये भी कहा कि सभी को एक समान संसाधन बांट दो, यानी कि जो रिसोर्सेस है सभी को इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो संसाधन का मतलब यहाँ पे पैसे, धन दौलत से नहीं है सिर्फ। यहाँ पे संसाधन यानी कि रिसोर्सेस का मतलब है आपकी इनकम से। इनकम कितनी है, आपको कितनी इनकम मिलनी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी, आपको कितनी प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, आपके पास कितना ऐसा टाइम है जिससे में आप आराम कर सकते हो। ठीक है, तो सभी को ये चाहिए होता है, इनकम चाहिए होती है, प्रॉपर्टी चाहिए होती है, और आराम मुक्त समय चाहिए होता है जिसमें आराम कर सको आप बड़े मज़े से। तो ये तीन चीज़ें जिसको रिसोर्स माना है किसने? डार्किन ने। ठीक है, तो ये कहता है यहाँ पे डार्किन, सभी को जो रिसोर्सेज है वो इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब जरा आप खुद से सोचो, क्या इनकम, प्रॉपर्टी और आराम मुक्त समय यानी कि टाइम सभी को इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, समझते हैं। एक एग्जांपल लेकर आपको सही से समझ में आ जाएगा। मान लो दो जने हैं, राजू और पूजा, दोनों को इक्वल तरीके से संसाधन बांट देते हैं हम। ठीक है, बराबरी तरीके से रिसोर्सेज दे दो। अब हम रिसोर्स में हम जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो दोनों को 20-20 रुपये दे देते हैं हम, लेकिन जो राजू है ये बचपन से ही इसकी एक टांग, मतलब कि आप कह सकते हो कि फिजिकल डिसेबल्ड है ये। ठीक है, तो इसका जो ज़्यादातर पैसा आ जाए राजू का, ये अपने पैर के दवाई में ही खर्च कर देता है। और हम दोनों को ही बराबर तरीके से इक्वली हम 20 रुपीज़ दे देते हैं, तो बेचारे राजू का पैसा तो ज़्यादातर अपने बीमारी में ही चला जाएगा, तो इस पर बचेगा क्या भाई? और पूजा है भाई, ये बढ़ती है जब भाई इसका, भाई इसको अगर 20 रुपये मिल गया तो भाई ये अपने स्किल पे खर्च करके आगे भी निकल सकती है। तो इसलिए राजू और पूजा को अगर हम दोनों को 20-20 रुपये दोनों को बराबर बांट देते हैं तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होगी। जबकि अगर इसके साथ दिक्कत है, फिजिकल डिसेबल्ड है, तो इसको हमें ज़्यादा देना चाहिए ना। ये भी एक हो सकता है यहाँ पे सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे आता है डॉर्किन का विचार। ठीक है, संसाधनों का जो हमारा समानता है, यहाँ पे डॉर्किन का विचार इंपॉर्टेंट है। डॉर्किन ने अपना विचार दिया है नीलामी का सिद्धांत। यहाँ पे पहले इसने ये कहा
कि नहीं, हम रिसोर्सेज के इक्वल तो बांटे, लेकिन मेनली हम देखना चाहिए, हमें संतुष्टि पर हमें देखना चाहिए, यानी कि एक इंसान को कितना संतुष्टि मिल रहा है। यहाँ फिर से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझना आप। यहाँ पे जो हम पॉइंट कवर कर रहे हैं, संसाधनों की समानता यानी कि इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज, उसके अंदर डार्किन का विचार सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसोर्सेज ऑफ इक्वलिटी का जो थॉट है ये डार्किन के द्वारा ही दिया गया है। इसमें ये कहता है ये कि हमें सेटिस्फैक्शन को, संतुष्टि को हमें मतलब कि देखना चाहिए। जहाँ पे पूजा को पिज़्ज़ा खाना पसंद है और इसको पिज़्ज़ा खाने से बहुत संतुष्टि मिल रही है, ठीक है, लेकिन जो पायल है ये बोलती है नहीं भाई, मेरे पास जो रिसोर्सेज है, जो मेरे पास पैसे हैं, मैं तो उसकी बुक्स लूँगा और बुक्स पढ़ूंगी मैं। तो पायल को बुक्स लेकर, बुक्स पढ़ने में इसको संतुष्टि मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है, लेकिन जो पूजा है इसको पिज्ज़ा खाने से संतुष्टि मिल रही है। तो डार्किन कहता है कि ये कंडीशन ठीक है, हमें रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, बाकी अब इन दोनों की मर्जी है कि वो इस रिसोर्सेज को कहाँ पे किस तरीके से स्पेंड करें, और उनको बस सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अगर सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो समझ लो कि जो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इक्वल तरीके से, वहाँ पे इक्वलिटी है। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा तो समझ लो इक्वलिटी नहीं है। ये दोस्तों डार्किन ने कहा है, लेकिन इसकी हम आलोचना कर सकते हैं। अब हम, कोई धरती पे ऐसा इंसान है जिसको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा एक इच्छाएं पूरी हो जाने से। अब इसको पिज्ज़ा मिल गया, अब ये बोलेगी नहीं भाई हमें अब मूवी देखने भी जाना है, ये बोलेगी नहीं मूवी भी देख लिया, अब मेरे को हॉन्टेड हाउस जाना है, अब मेरे को झूला झूलने जाना है। तो अलग अलग इनकी एक इच्छाएं हो सकती है जो होती है एक नॉर्मली, ठीक है। अब मुझे चाउमीन बर्गर खाने जाना है मुझे, है ना, तो अलग अलग इच्छा इनकी हो सकती है। तो ये तो भाई डार्किन ने ये कह दिया कि सेटिस्फैक्शन को हमें देखना चाहिए। अब इसके बाद एक नई थ्योरीज आती है, वो है कौन सी, कल्याण की समानता, यानी कि इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर। ये उपयोक्तावादी के द्वारा दिया गया है। उपयोक्तावादी उन लोगों को कहा जाता है जो मैक्सिमम हैप्पीनेस की बात करते हैं, यानी कि अगर पूरी सोसाइटी के अंदर, मान लो कि ये पूरी सोसाइटी है और इतने लोग खुश हैं, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन से इतने लोग खुश हैं और इतने लोग दुख हैं तो चलेगा। उपयोक्तावादी कहते हैं कि मैक्सिमम लोग खुश हैं तो पॉलिसी ठीक है और वहाँ पे इक्वलिटी है, मिनिमम लोग ही तो नाराज है, छोड़ दो उनको, इग्नोर कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये है उपयोक्तावादी, कि अधिकतम व्यक्ति अधिकतम सुख की बात करते हैं। अगर मैक्सिमम लोगों को अगर मैक्सिमम प्लेजर, अगर मैक्सिमम सुख मिला हुआ है तो सही है। इसलिए सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, इसकी ये इच्छा यानी कि सेटिस्फैक्शन। मान इस तरीके से अभी हमने पहले बात किया है यहाँ पे कि अपनी अपनी इच्छाएं होती है और उसको जो जिसको संतुष्टि मिल जाए वो डार्किन ने कह दिया वो इक्वलिटी है, ठीक है। तो इस जगह पे भी कल्याणकारी जो समानता है यानी कि इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर है, यहाँ पे भी यही कहा गया। मान लो कि प्रिया है, अब इसको 2 रोटी खा के ही संतुष्टि मिल जाती है, और ये रिया है बोलती नहीं भाई मैं घर का तो खाऊंगी नहीं, इसने कसम खा ली है, ये बाहर का खाएगी, कभी तंदूरी रोटी खाएगी, कभी बटर नान लगा के खाएगी, मतलब कि अलग अलग खाना खाएगी, इसकी अलग अलग शौक है भाई अपनी, ठीक है। बस लेकिन घर का खाना नहीं पसंद भाई, मम्मी का हाथ का खाना नहीं खाना, मुझे रोल मोमोस मिल जाए उसी में खा के सो जाऊंगी भाई, ठीक है। तो प्रिया और रिया, इन दोनों को अलग अलग तरीके से सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो कल्याणकारी समानता वाले ये कहते हैं कि जिसको जैसे समानता मिले वो ठीक है, बस उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो ये संतुष्टि यानी कि ये इच्छा पे जोड़ देते हैं, ठीक है, और ये संतुष्टि पे जोड़ देते हैं। ये बोलते हैं कि जिसकी जो इच्छा है ना, जिसकी जो इच्छा है वो जरूरी होती है, और ये सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं। क्लियर है, यानी कि ये संतुष्टि की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि डार्किन, तो डार्किन सेटिस्फैक्शन की बहुत बात कर रहा है, और ये जो कल्याण की समानता है, तो जिसकी जो इच्छा है वो पूरी हो रही है, तो मैक्सिमम लोगों की, जो जितने भी मैक्सिमम लोग हैं उनको सुख मिलना चाहिए। अगर मैक्सिमम लोगों को सुख मिल रहा है, मैक्सिमम लोगों को कल्याण हो रहा है, तो कल्याण की समानता वहाँ पे स्थापित हो सकती है, यानी कि वहाँ पे ठीक है। डार्किन ने यहाँ पे एक बात और कही है, नीलामी का सिद्धांत इसने दिया है। इसने ये कहा है कि व्यक्ति अपनी प्रतिभा को नीलाम कर सकता है, जिससे कि उसको ज़्यादा मतलब कि दाम मिले और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये एक कि इसकी क्रिटिसाइज़ की जाती है कि अगर व्यक्ति जो ज़्यादा प्रतिभाशाली होगा, जिस पे ज़्यादा मतलब कि नॉलेज होगी, जिस पे ज़्यादा स्किल होगा, उसकी प्रतिभा ज़्यादा में बिकेगी, और जिस पे नहीं होगा वो कम में। इससे जो अपनी प्रतिभा को बेच रहा है, जो जिसके अंडर में वो जा रहा है, जाहिर सी बात है वो उसको गुलाम बन जाएगा। इसलिए नीलामी के सिद्धांत की यहाँ पे आलोचना की गई है। क्लियर है यहाँ पे? तो दोनों का तो आपको सिमिलरिटी लग रहा होगा, इसमें थोड़ा मतलब कि आपको लग रहा होगा सेम सेम है। तो जस्ट आपको ये समझना है कि डार्किन ने विचार दिए हैं अपनी संतुष्टि के ऊपर, कि जिसको जो खर्च करने पे अगर मज़ा आ रहा है रिसोर्सेज को, तो उसके लिए वही इक्वलिटी है। तो रिसोर्सेज की इक्वलिटी यहाँ पे डार्किन ने बताया, और यहाँ पे कल्याणकारी समानता वाले बताते हैं कि जिसकी जो इच्छा है
वो उस पर मतलब कि अपने रिसोर्सेस को लगाए, और उसको अगर उस पर ही सेटिस्फैक्शन मिलता है तो समझ लो कि अगर मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वहाँ पे इक्वेलिटी है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया है, अगर कल्याण कम लोगों का होगा तो इसमें मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कम लोगों से मतलब नहीं है, मैक्सिमम लोग खुश होने चाहिए, ये मानते हैं वेलफेयर वाले। इसके बाद है जटिल समानता, कॉम्प्लेक्स इक्वेलिटी। यहाँ पे दोस्त वाल्टर यानी कि माइकल वॉल्जर के द्वारा स्पेयर ऑफ जस्टिस 1983 में माइकल वॉल्जर की एक बुक आई थी। इस बुक के अंदर जटिल समानता या कॉम्प्लेक्स इक्वेलिटी का सिद्धांत दिया गया है। इसके अंदर यह कहा गया है कि मार्केट में जिस तरीके से धन का बोलबाला होता है, तो उस धन, उस मनी, उस फाइनेंस को सिर्फ मार्केट तक ही लिमिट रखना चाहिए, इसको हमें फैमिली में नहीं लाना चाहिए। और यहाँ पे माइकल वॉल्जर ने प्रभुत्व का विरोध किया। जिस तरीके से किसी भी इंसान का या किसी भी कम्युनिटी का किसी एक चीज़ पे डोमिनेंस हो जाता है तो इससे वो खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इसने प्रभुत्व का विरोध किया। जैसे कि मान लो आपको किसी के घर, आप मान लो किसी घर में, आपके घर में मान लो आपकी कहीं पे जॉब लग जाती है, कहीं बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है आपको, ये आपके दम पे नहीं मिलती, आपके घर में पहले से कहीं वो कोई काम कर रहा है और उसकी बातचीत है और उसने आपके लगवा दी है। अगर ऐसे कोई पोस्ट मिल जाती है तो ये इसके अपोज करते हैं, ये जटिल समानता यानी कॉम्प्लेक्स इक्वेलिटी वाले। क्लियर है यहाँ पे। वैसे ही मान लो कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है और आपकी जान पहचान अच्छे, मतलब कि भाई वीसी से है कॉलेज के, तो आपको एडमिशन मिल गया, ठीक है। मान लो कि रिया का एडमिशन लेना है कॉलेज के अंदर, और रिया के जो भाई चाचा जी हैं, जो ताऊ जी हैं भाई, वो कॉलेज के ही प्रोफेसर हैं या बहुत वीसी है या बहुत तगड़ी पकड़ है भाई, जान पहचान है इसकी, तो रिया को तो कॉलेज में एडमिशन मिल गया, बेचारी पूजा रो रही है क्योंकि उसको मिला ही नहीं। इसी वजह से कॉम्प्लेक्स जो इक्वेलिटी वाले हैं ये प्रभुत्व का विरोध करते हैं। तो अगर प्रभुत्व है तो वहाँ पे इक्वेलिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में हमें जो धन की असमानता है हमें ये ख़त्म करना होगा। जो धन का जो मतलब कि इनइक्वालिटी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इसी वजह से सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है। कहीं ना कहीं ये सोशलिज्म की बात कर रहे हैं जो कार्ल मार्क्स कहा करता है। अवसर की समानता बनाम परिणाम की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहले समझते हैं अवसर की समानता। अवसर की समानता मतलब ये है कि मान लो आपके पास प्रतिभा है, आपके पास पूरी, आप कैपेबल हो यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। आप मान लो कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेने से ही आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर लोगे, ये हम सबको पता है। आपको अगर कोचिंग की नीड है तो आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। अब कोचिंग करने के लिए अच्छी खासी आपको पता है एक फीस देनी पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट प्लस घर की हालात, इन सबको हमें देखना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट आपको यूपीएससी क्लियर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें जाते हो नहीं जाते हो, एग्ज़ाम देते हो नहीं देते हो, क्लियर करते हो नहीं करते हो, गेट्स अप टू यू। बस अवसर की समानता ये कहता है कि गवर्नमेंट यानी कि स्टेट के द्वारा आप सभी को, जितने भी लोग हैं सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी स्टेट के द्वारा सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए जो आने वाली बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, उनको दूर करने की बात की जाती है। जो बाधाएं हैं उनको दूर करने की बात की जाती है अवसर की समानता यानी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर, ठीक है। अवसर की समानता इसी को कहा जाता है। तो जहाँ पे जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये उसकी बात नहीं करता, बस ये कहता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो। तो ये दोस्तों उदारवादी जो हैं, जो लिबरलिज्म वाले हैं, उनकी ये थॉट्स है, उनकी विचारधारा है ये, क्योंकि उनका कहना ही ये है कि अपॉर्चुनिटी सबको दे दो। अब जो आगे बढ़ पाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो आगे नहीं बढ़ेगा वो नहीं, पीछे रह जाएगा भाई वो। लेकिन इसके बाद आते हैं दूसरी विचारधाराएं, जिसमें हम देखो अवसर की समानता तो सिर्फ बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी दो बराबरी की, अब जिसके पास कैपेबल है वो आगे निकल जाएगा। लेकिन जो परिणाम की समानता का जो सिद्धांत यहाँ पे है, ये कहते हैं कि भाई नहीं, सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे देने से ही काम नहीं बन जाता, संसाधनों का हस्तांतरण करो। जिसके पास रिसोर्सेज है, जिसके पास नहीं है, इससे लो और इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करो ताकि इसको भी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने का मौका मिले। अब मान लो कि आप यूपीएससी देने के लायक हो गए हो, मैं एग्जांपल यूपीएससी का दे रहा हूँ ताकि हम थोड़े स्टूडेंट लेवल पे हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए टॉपिक, ठीक है। मान लो कि आप यूपीएससी देने के लायक हो गया, आप ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, लेकिन भाई ग्रेजुएशन कर लेने से क्या हो गया, आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है, आप कोचिंग नहीं जा सकते, आपको फीस पे नहीं कर सकते ना, आप घर की कंडीशन आपकी ख़राब है। तो इन सब चीज़ में तो कोई हेल्प करे, तभी तो आपका आउटकम अच्छा निकल कर आएगा।
आपका परिणाम अच्छे से निकल कर आएगा। आई होप आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करेगी और स्टेट रिसोर्सेज को इस तरीके से रीएलोकेट करेगी ताकि जिसके पास नहीं है उसको भी मिले और जिसके पास है उसका तो कल्याण हो ही रहा है भाई। तो समानता के महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में जोड़ दिया जाता है। लेकिन जो परिणाम की समानता है ये व्यक्ति की फ्रीडम, व्यक्ति की लिबर्टी की बात करते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया। अवसर की समानता वाले अपॉर्चुनिटी देने की बात करते हैं, बस परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा डजेंट मैटर। लेकिन जो परिणाम की समानता वाले इक्वलिटी ऑफ आउटकम, ये इसकी बात करते हैं कि रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि सभी लोग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। ये इसकी बात बिल्कुल भी नहीं करते कि परिणाम की समानता, मान लो कि एग्ज़ाम दिया सभी ने क्लास के अंदर, या मान लो कि हम यूपीएससी की बात करते हैं, सभी ने एग्ज़ाम दिया और सभी को आईएएस बना दो, लो भाई सभी आईएएस बन गए। ऐसा नहीं, ये नहीं बोलता कि परिणाम की समानता यानी कि जो आउटकम निकलेगा सभी को इक्वल तरीके से दे दो। ये सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर हमने रिसोर्सेज सही से रीएलोकेट किया है तो आउटकम्स उसका सही से निकल कर आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वहाँ पे इक्वलिटी इस्टेब्लिश हुई है, अदरवाइज नहीं हुई है। समानता का मार्क्सवादी सिद्धांत, ये जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, देखो कार्ल मार्क्स 1818 में जन्म हुआ था इसका जर्मनी के अंदर, और उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो अमीर और गरीब काफ़ी बढ़ गए थे क्योंकि मशीनों ने स्थान ले लिया और जिसके पास पैसा था उसने पैसा इन्वेस्ट किया, वो अमीर होता चला गया, बेचारे गरीब गरीब होते चले गए, शोषण बढ़ता चला गया। तो यहीं पे कार्ल मार्क्स की थ्योरी आती है, ये कहता है कि जो पूंजीवादी हैं, जो पूंजीपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, ये गरीबों का खून चूस कर ही अमीर हुए हैं। इसलिए सभी दुनिया के मजदूर किसान एक हो जाओ और इन पूंजीपति के अगेंस्ट में खड़े हो जाओ, इन सभी से रिसोर्सेस लो और सभी गरीबों में बांट दो। और स्टेट यहाँ पे हेल्प करेगा इन सभी से रिसोर्सेज लेने में, यानी पूंजीपति से रिसोर्सेज लेके गरीबों में बांटने में। और यहाँ पे हम लाएंगे इक्वलिटी और पिछड़े से पिछड़े वर्ग, यानी जो लोअर क्लास, जो अब जिनको बैकवर्ड क्लास कहते हैं, जैसे कि बेचारे हमारे किसान भाई बहन, उन लेबर मजदूर हो गए, इनकी बात करता है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो प्रोडक्शन के साधन है उसके ऊपर सिर्फ कैपिटलिस्ट जो पैसे वाले लोग हैं उनका ही अधिकार रह चुका है, अब उन्हीं का अधिकार है। तो सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो असमानता है, इसको ख़त्म करना होगा और इसके लिए हमें पहले पूंजीवादी ख़त्म करना होगा। पूंजीवाद ख़त्म, उसके बाद हम स्टेट ख़त्म कर देंगे क्योंकि स्टेट ही पूंजीपति बड़े बड़े लोग, अंबानी अंडानी लोगों का सपोर्ट करता है। इसलिए ना ये पूंजीपति रहेंगे ना ही स्टेट रहेगा और सभी लोग मजदूर के साथ मिलकर अपना शासन खुद चलाएंगे। ये कहता है समानता का मार्क्सवादी सिद्धांत, यानी कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। क्लियर? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी इसने समझाया, ये चीज़ मैंने आपको समझा ही दिया। इसके बाद समानता के दो सिद्धांत हैं। पहला क्या है? सबसे पहला, व्यक्ति को देखो अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए, सबसे पहले तो यही है। ठीक है, एंड इसके अगर हम मेन चीज़ में देखें, मान लो हमारे पास रिसोर्सेज है और उसको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो किस बेस पे करेंगे? सबसे पहले क्षमता के बेस पे, जिसके पास जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसके पास जो कैपेसिटी है उसको उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको रिसोर्सेज दे दो। ठीक है, उसकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग। एंड दूसरा है नीड के अकॉर्डिंग, भाई नीड के अकॉर्डिंग रोटी कपड़ा मकान सभी को मिलना चाहिए। तो दो चीज़ें यहाँ पे, अगर आपके पास योग्यता है तो खुद आप हासिल कर लो, अगर योग्यता का पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा है नीड्स के अकॉर्डिंग, अब स्टेट को नीड्स के अकॉर्डिंग सभी को रोटी कपड़ा मकान देना चाहिए। तो ये दो सिद्धांत हैं जो काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब किसके बेस पे देना चाहिए, किसके बेस पे नहीं देना चाहिए, ये एक डिबेट का इशू है, बट यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट्स है ये डिस्कस करना है। नेक्स्ट है अफर्मेटिव एक्शन, जिसको हम सकारात्मक कार्रवाई कहते हैं। ये रिजर्वेशन के रूप में जाना जाता है भारत के अंदर, और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इसको अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। सोसाइटी के अंदर जो वंचित क्लास है उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, है ना, इनको कह सकते हो सशक्तिकरण, या उनको मेन दर्जे पे लाने के लिए उनको आर्थिक हेल्प, एजुकेशनल हेल्प, जिसमें रिजर्वेशन की बात करते हैं हम, जिससे कि इनके साथ जो भेदभाव हुआ है हमारे इतिहास के अंदर ये उससे उबर सके। ठीक है, अमेरिका के अंदर 1961 के अंदर अफर्मेटिव एक्शन आया, जैसे कि भारत के अंदर 1950 में इम्प्लीमेंट किया गया इसको 10 सालों के लिए, लेकिन जब से फिर से इसको 10 सालों तक के बढ़ा दिया गया, और अभी तक ST SC के बाद OBC को, और अब तो EWS कैटेगरी में अब मोस्टली जनरल वाले EWS बन चुके हैं, तो सभी को इंडिया के अंदर अब रिजर्वेशन मिल ही रहा है मोस्टली लोगों को। ठीक है, तो वंचित जो समुदाय है उन सभी को बढ़ावा देने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसलिए इसको सकारात्मक कार्रवाई, अफर्मेटिव या पॉजिटिव एक्शन कहा जाता है इसको, क्योंकि भाई ये लोगों को, पिछड़े लोगों के लिए है, इसलिए इसको पॉजिटिव कहा जाता है। हम पिछड़े लोगों की हेल्प कर रहे हैं भाई। ठीक है, स्टेट ये कहती है भेदभाव का इससे अंत हो जाएगा और समान अवसर सभी को मिलना चाहिए। अब भाई जो समाज में सबसे अगड़ा है, दैट मीन जो सबसे आगे है, वो तो आगे बढ़ जाएगा भाई, इसके पास सभी रिसोर्सेज है, और जो काफ़ी बैकवर्ड है
ST SC वाले है ना बहुत बैकवर्ड है, काफ़ी इनके साथ दिक्कत हुई है इतिहास के अंदर। तो ऐसे में ये तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए सरकार क्या करती है, इनको हेल्प देती है ताकि ये भी इसके बराबर आए। अब दोनों को बराबर आ जाने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, दोनों इस अपॉर्चुनिटीज़ में कंपटीशन करें और जिसके पास जो योग्यता होगी वो जीत जाएगी, वो जीत जाएगा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ तो दे दिया इक्वलिटी के साथ, लेकिन लोगों में भी तो इक्वलिटी होनी चाहिए ना भाई। जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक काफ़ी मतलब कि आगे है, काफ़ी बहुत आगे है और दूसरा बहुत पीछे है भाई, है ना। तो रिसोर्सेज को भी देखना पड़ेगा। भारत के अंदर भी सकारात्मक कार्रवाई है जिसको उल्टा भेदभाव कहा जाता है। जनसंख्या का जो उच्च वर्ग है वो काफ़ी भेदभाव से ग्रस्त है, यानी कि जो अमीर लोग अमीर तो भाई गरीब लोग गरीब, ठीक है, और इस फासला बढ़ते जा रहा है। इसलिए भारत के अंदर जाति पे आधारित आरक्षण की मांग की गई, लेकिन आज इसमें सुधार की बात की जाती है। आज नौकरी और शिक्षा में जाति को आधार बनाया गया, जो कि गलत कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि नहीं, ये इकोनॉमिक वेस्ट होनी चाहिए, रिजर्वेशन का फ़ायदा सही लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग डिबेट का इशू है और अलग अलग बातें कही गई। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। संविधान के विरुद्ध कहा जाता है इसको, कि सकारात्मक कार्रवाई जो है, यानी कि जो रिजर्वेशन है, ये संविधान के विरुद्ध है। आरक्षण की व्यवस्था भारत की 99% प्रॉब्लम को लेकर खड़ी हुई है। जिस दिन आरक्षण खत्म, 99% प्रॉब्लम खत्म। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरक्षण को ख़त्म करना चाहिए, जो कि डिबेट का इशू बना हुआ है। ये आरक्षण सही है, बट इसका सही फ़ायदा सही लोगों तक पहुंचना चाहिए। बस इस चीज़ का इंतजाम गवर्नमेंट को करना चाहिए। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आज भारत या किसी और देश, चाहे दुनिया का कोई सा भी देश हो दोस्त, सभी देशों के लिए समानता जरूरी है। और एज अ ह्यूमन बीइंग हम समान पैदा हुए थे। जैसे कि जॉन रोल्स के द्वारा कहा गया था, क्या कहा गया था, कि एक इंसान के लिए लाइफ और उसकी लिबर्टी और उसकी प्रॉपर्टी, ये तीन चीज़ उसके नेचुरल राइट्स हैं। और जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर राइट टू लिबर्टी, राइट टू एंड दोस्त इक्वलिटी, और क्या किया गया, फर्टर्निटी, तीन जो नारा दिया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया। इसलिए समानता एक ज़रूरी है। समानता का अधिकार असमानता को ख़त्म करने के लिए, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए इक्वलिटी का राइट्स दिया गया है, ताकि ये असमानता मतलब यहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों से है जिसमें जाति धर्म भेदभाव या आपके काले गोरे जो हम देखते हैं, चाहे हम साउथ अफ्रीका में देखा हमने, एंड अमेरिका के अंदर भी देखा हमने, है ना। भारत के अंदर भी काफ़ी जाति के बेस पे सती प्रथा जैसी प्रथा है। तो असमानता को ख़त्म करके समानता स्थापित करने की बात करते हैं हम, उसी को हम इक्वलिटी कहते हैं। आई होप टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। इस टॉपिक की स्लाइड्स प्लस नोट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। इसी तरीके की और वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती है। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए। कमेंट्स में बताना ना भूलना ये वीडियो आपको कैसे लगी। मैं जल्द आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टॉपिक को प्लीज़ रिवाइज करना, वीडियो को दोबारा देखना। जय हिंद, जय भारत।